वन हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो मैं टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ या फिर टीईटी इन सब से रिलेटेड एक सब्जेक्ट लेकर आई हूँ जो कि हिंदी से रिलेटेड है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द कहाँ से आया। और ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। और ये जो वीडियो है इसमें से आपका एक आध क्वेश्चन ज़रूर टीजीटी, पीजीटी या टीईटी इनमें ज़रूर आ जाता है। तो बहुत ही आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध होने वाली है वीडियो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। आज हिंदी भाषा का इसमें इतिहास देखेंगे और जो इसके मुख्य जो तथ्य हैं, मैंने इसे बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाया है। जो मेन चीज़ें हैं, जो ख़ास तौर से जो आती हैं, एक तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं, बस वही मैंने वीडियो में लिए हैं। बहुत ही चुना हुआ विषय है। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? वैदिक, संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली। यानी वैदिक संस्कृत, संस्कृत दो प्रकार की थी, पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं हैं। हिंदी शब्द ईरानियों की देन है। तो पहला तो आपका क्वेश्चन यही हो गया कि हिंदी शब्द अपनी जो हमारी जो प्राचीन भाषाएं हैं उनमें किसी में भी हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। दूसरा आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि हिंदी शब्द किसकी देन है? तो हम उसका आंसर क्या है कि हिंदी शब्द ईरानियों की देन है। अब उसका रीज़न भी आपको बता देते हैं। क्योंकि संस्कृत की सा ध्वनि फारसी में हा बोली जाती है। जैसे सप्ताह को वो लोग हफ्ताह कहते हैं फारसी में, असुर को अहुर कहते हैं और सिंध को हिंद कहते हैं। तो हिंदी शब्द कैसे आया, हिंदी कैसे कहलाई, वो भी जान लेते हैं। जो हमारी प्रसिद्ध सिंधु नदी थी उसको ईरानी हिंदू यानी सिंधु को हिंदू या हिंद कहते थे। जैसे हम ही लोग कहते हैं सिंधु नदी, सिंध नदी, तो वो लोग उसे हिंदू या हिंद कहते थे। बाद में सिंधु नदी के पार का जो संपूर्ण भाग था वो हिंद कहा जाने लगा और इस प्रकार जो हिंद की भाषा थी वो हिंदी कहलाई। यानी जो हमारे हिंदुस्तान की जो भाषा थी उन लोगों ने उसका नाम हिंदी दे दिया। मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं को जवाने हिंद कहा गया है। तो भारत की भाषाओं को जवाने हिंद किस साहित्य में कहा गया है? तो मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में कहा गया है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं को क्या कहा गया है? तो आंसर होगा आपका जवाने हिंद। आगे पढ़ते हैं। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने, आदिकाल के कवि थे अमीर खुसरो, सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर यह बात क्लियर हो चुकी है कि अमीर खुसरो ने ही भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी, जैसे पहले के लोग भाषा शब्द इस्तेमाल करते थे, लेकिन इन्होंने हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। और खुसरो के समय में हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हो गए। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी हिंद कोश की रचना की। इस ग्रंथ में तो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को किस भाषा की शिक्षा देने के लिए
खालिक बारी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी और किसने की थी? तो ये भी आपके आंसर, यहाँ से 2 या 3 आंसर बन जाते हैं। तो अमीर खुसरो ने। किसके बेटे को हिंदी की शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की? भैया गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिए। अच्छा, अमीर खुसरो के ग्रंथ खालिक बारी में भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार आता है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। जो भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग है वो किस में मिलता है? शरफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। अब देखते हैं हिंदी भाषा का विकास। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इस समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा रही थी। संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। बाद में संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक है। पाली का मानक रूप बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है। तो बौद्ध साहित्य किस भाषा में उपलब्ध है? तो इसका आंसर होगा पाली के रूप में। बाद में पहली ईस्वी तक आते आते पाली की भाषा विकसित होकर प्राकृत के रूप में आई। यानी पाली के बाद किस भाषा का विकास हुआ? प्राकृत का के रूप में आई। इस अवधि में शौरसैनी, पैशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुईं। अब देखते हैं हिंदी का विकास क्रम। देखिए, यहाँ से तो क्वेश्चन बनने ही हैं, यहाँ से तो आपको क्वेश्चन आते ही हैं और इन चीज़ों को याद करना बड़ा कठिन होता है। तो थोड़ा सा मैंने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। बहुत आराम से आप इन्हें याद कर सकते हैं और ये चीज़ें ढूंढनी भी बड़ी मुश्किल सी होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बड़े ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो हिंदी का जो विकास क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले भाषा आई संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी। तो संस्कृत 2 प्रकार की थी, वैदिक और लौकिक। तो जो हमारी भाषाओं का जो विकास हुआ है वो प्राकृत से हुआ है। प्राकृत से कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं देखते हैं। शौरसैनी, पैशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। कितनी भाषाएं? 1 2 3 4 5 6, 6 का विकास हुआ। आगे चलकर प्राकृत की विभिन्न बोलियां विकसित हुईं जो अपभ्रंश की बोलियों के रूप में प्रस्तुत हुई हैं। जो प्राकृत की जो विभिन्न बोलियां जो थी विकसित, वो अपभ्रंश की बोलियों के रूप में प्रस्तुत हुई हैं। अब वो कैसे, ये भी देख लेते हैं। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। अपभ्रंश से यानी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? वो हुआ है आपका अपभ्रंश से। ठीक है, प्राकृत से ये वाली बोलियां आई थी, शौरसैनी, पैशाची, ब्राचड़ आपने देख ली। अब जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ, वो देख लेते हैं कैसे। अपभ्रंश के भेद, एक तरफ मैंने भेद लिखे हैं और एक दूसरी तरफ मैंने आधुनिक भारतीय भाषाएं लिखी हैं। तो सबसे पहले आती है शौरसैनी अपभ्रंश। शौरसैनी अपभ्रंश में कौन कौन सी जो है बोलियां आती हैं, किस किस क्षेत्र की जो भाषाएं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी। शौरसैनी अपभ्रंश से किन किन भाषाओं का विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी का, गुजराती का और पहाड़ी का। अब हमें ये याद करने में बड़ी ही कठिनाई होगी कि किस किस से भाई कौन सा विकास हुआ है। तो हमें क्या करना है,
हमें बस एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। और मैंने शौर सैनी जो अपभ्रंश है इसकी मैंने ट्रिक बनाई है। शौर यानी शौर सैनी से शौर, पश्चिमी, हिंद का, राजस्थान से राज, पहाड़ी से पहाड़ी और गुजराती से गुजरा। तो यहाँ ट्रिक में मैंने लिया है शौर, पश्चिमी हिंद का, राज पहाड़ी से गुजरा। तो शौर सैनी अपभ्रंश से जो भारतीय भाषाएं का विकास हुआ है उन सब के इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि शौर सैनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं आई हैं। ठीक है। दूसरा आपका अपभ्रंश का भेद है पैशाची अपभ्रंश। तो पैशाची अपभ्रंश से किन आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है? तो लहंदा और पंजाबी का। तो अब हम इसे कैसे याद करेंगे कि पैशाची से किस भारतीय भाषा का विकास हुआ है? आइए इसे ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं। पिशाच ने, जैसा हमने पैशाची को, अब ट्रिक में तो कुछ ना कुछ अब हमें सोचना ही है, शब्दों को थोड़ा तोड़ना है, मरोड़ना है, बस अपनी सुविधा के लिए, और हमें याद कर लेना है। तो पिशाच ने पंजाबी, लहंगा को मैंने लहंगा कर दिया है, तो पंजाबी लहंगा पहना। तो तीनों चीज़ें आ गई आपका, अपभ्रंश का भेद भी आ गया और आधुनिक भारतीय भाषा आ गई। पिशाच ने पंजाबी लहंगा पहना। आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा अपभ्रंश का भेद है ब्राचड़ अपभ्रंश। और इसके जो आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ है वो है सिंधी। ब्राचड़ से सिंधी भारतीय भाषा का विकास हुआ है। तो इसकी ट्रिक है कि हम कैसे याद रखेंगे, बूचड़ खाना सिंध में है, तो हमने ब्राचड़ को बूचड़ खाना शब्द दे दिया है, बूचड़ खाना सिंध में है, तो बहुत ही आसानी से हम याद कर सकते हैं। आगे है आपका फोर्थ है अपभ्रंश का भेद, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो ये तो बिल्कुल इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, सभी को पता है कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, मराठी भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर पर अपभ्रंश का भेद मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश से किन भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो देख लेते हैं। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। अब हम इन्हें कैसे याद रखेंगे कि मागधी अपभ्रंश से कौन सी भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है? तो उसकी भी एक ट्रिक है। माघ अपभ्रंश का भेद हमने ले लिया, माघ, बिहारी, बिहारी जो भाषा आ गई, बिहारी का कोई मतलब नहीं है, ये हमने सिर्फ तुक में जोड़ने के लिए कहा है। माघ बिहारी का बंगला, बांग्ला से बंगला हो गई, उड़िया से उड़ा हो गई, असमिया से आसामी। तो ट्रिक बनी माघ बिहारी का बंगला उड़ा आसामी का, माघ बिहारी का बंगला उड़ा आसामी का। और इस प्रकार हमने बहुत आसानी से इसे याद कर लिया। अगला है आपका अपभ्रंश का भेद 6 नंबर पर जो अंतिम है, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से किन भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है? वो हुआ है पूर्वी हिंदी का। ठीक है, पूर्वी हिंदी का हुआ है। और इसकी ट्रिक बनाएंगे हम, अर्ध से हमने आधी कर लिया, मागधी से हमने मांगे कर लिया और पूर्वी से हमने पूरी कर लिया। तो हमारी ट्रिक बनी आधी मांगे पूरी हिंदी, यानी आधी मांगे पूरी हिंदी। आपको अच्छी तरह से पता चल रहा होगा कि आधी मांगे अर्धमागधी और पूर्वी हिंदी को पूरी हिंदी कह दिया हमने। और इस प्रकार हमने ये बड़ी आसानी से याद कर लिया। तो याद कर एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। शौर सैनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? शौर सैनी अपभ्रंश से। इसकी ट्रिक है शौर सैनी अपभ्रंश के, शौर पश्चिमी हिंद का, राज पहाड़ी से गुजरा। पैशाची अपभ्रंश की है, पिशाच ने पंजाबी लहंगा पहना। ब्राचड़ अपभ्रंश की है सिंधी, तो बूचड़ खाना सिंध में है। महाराष्ट्रीय कोई ज़रूरत ही नहीं है, महाराष्ट्रीय की मराठी है। मागधी अपभ्रंश की है बिहारी बंगला, माघ बिहारी का बंगला उड़ा आसामी का। आगे है आपकी जो अंतिम है अर्धमागधी, इसकी हम ट्रिक है आधी मांगे पूरी हिंदी, यानी अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तो आशा करती हूँ आप सब लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी।
और यदि समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस वीडियो को खुद भी देखें और दूसरों को भी दिखाएं, ताकि आपका भला हो तो दूसरों का भी भला हो। ये हमारे भारत में हम बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ की कहावत है, या ये कहिए कि हमारे रगों में है ये बात कि कर भला तो हो भला। जब हम दूसरों का भला करेंगे, या हमारे पूर्वज भी जो से हम सुनते चले आ रहे हैं कि हाँ, दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी भला ईश्वर करेगा। तो इसलिए आप लोग भी सबके बारे में सोचें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।